जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, सबसे पहले तो हमने अल्लाह ताला का नाम ले लिया। अब आप अपना थोड़ा बहुत फीडबैक दें कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या कोई एक आधी अटेम्प्ट आप दे चुके हुए हैं। मैसेज में लिख कर बता सकते हैं। मैंने मैसेज ऑन का कर लिए हुए हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम में। दैट्स गुड थिंग। और जनवरी में ही पेपर हैं आप लोगों के इंशाल्लाह। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, चलें। उम्मीद तो है कि जी आप लोगों ने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हों। समहाउ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो डिस्कशन होगी वो बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जी आप लोगों ने पहले इस तरीके से इस इन डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। जी, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, बुक कीपिंग, एक रिकॉर्डिंग है डबल एंट्री की, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग में ब्रॉडर टर्म है, समराइज होता है, क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। जो ट्रांजैक्शन होती हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, वन ऑफ ऑनगोइंग भी हो सकती हैं। वन ऑफ मींस कोई इक्का दुक्का दफा जैसे फिक्स एसेट परचेज करते हैं, और ऑनगोइंग मींस जैसे आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं रूटीन की। ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रसीट भी दोनों किस्म के हो सकते हैं। जैसे हम लोन लेते हैं तो वो कैपिटल रसीट होती है, और जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेते हैं, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसी तरह से रेवेन्यू होते हैं, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स भी होती हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स आपकी सेल्स वगैरह, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके उस सेल को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिखते हैं वो वाले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कोर्स के अंदर दो हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। जो एलिमेंट्स हैं आपके वो पांच हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। रेगुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलेट कौन सी चीज करती है? आपकी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये रेगुलेट कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर या तो कंपनीज एक्ट है या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ एक्सटर्नल यूजर्स हैं और कुछ इंटरनल यूजर्स हैं। जो इंटरनल यूजर्स हैं वो आपकी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज हैं, और जो एक्सटर्नल है उसमें आपके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, लेंडर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक, सब लोग बाकी के सारे एक्सटर्नल यूजर्स आ जाते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं? इंक्रीज एसेट करे, एक्सपेंस करे या ड्राइंग्स करें तो ये डेबिट होता है। मींस इनकी नेचर डेबिट होती है, एसेट्स की भी, एक्सपेंसेस की भी और ड्राइंग्स की भी। लायबिलिटी, इक्विटी या इनकम ये बढ़े तो ये क्रेडिट होती है, इनकी नेचर क्रेडिट होती है। रूल हमारा यही है कि टोटल डेबिट्स टोटल क्रेडिट्स के बराबर होते हैं। टी अकाउंट, अकाउंट का नेम टॉप पर लिखते हैं, लेजर का नेम टॉप पर लिखते हैं, डेबिट साइड्स के ऊपर
इंक्रीज इन एसेट्स भी आ जाता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस भी आ जाता है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी भी आ जाता है, अमाउंट ओल्ड। और क्रेडिट साइड पर आपके एसेट लेस हो तो क्रेडिट हो जाता है, एक्सपेंसेस कम हो तो क्रेडिट हो जाते हैं। एक्सपेंसेस कम जैसे हम एंट्री पास करते हैं ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, तो एक्सपेंस क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी हो तो पेबल क्रेडिट होते हैं, इंक्रीज इन इनकम हो तो क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन इक्विटी हो तो क्रेडिट होता है। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में बाइफर्केशन क्या है, ये अब फाइनल काउंट के चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है आईकेएप की बुक का, और मेरी बुक के अंदर चैप्टर 11 है। IS1 states that assets should be classified as current asset। करंट एसेट के तौर पर लिखना है इफ इट satisfied any of the following criteria। कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो हम उसे कहेंगे करंट एसेट्स है। एक तो पक्की बात यह है कि जी अगर बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग वाली चीजें जितनी भी होंगी वो करंट के अंदर फॉल कर रही होंगी। जैसे इन्वेंट्री होती है तो इन्वेंट्री ट्रेडिंग से रिलेट कर रही है, ये करंट एसेट्स होगा ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। डेटर्स हैं, चाहे आप ने डेटर के साथ डीलिंग किया कि 2 साल बाद पैसे मिलेंगे, ये करंट एसेट्स है। तो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए अगर कोई चीज है तो ये क्या है, ये करंट एसेट्स होगा। Entity expects to realize the asset or sells or consume it in a normal operating cycle। normal operating cycle के अंदर अगर आ रहा होगा तो वो करंट एसेट कंसिडर होगा। इन रूटीन वैसे हम कहते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर अगर एसेट आपको बेनिफिट वगैरह दे जाए, एक्सपेक्ट टू रियलाइज हो, तो फिर वो करंट एसेट्स होगा। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, ये हमारा साल खत्म हुआ, ये हमारा ईयर एंड है, और ईयर एंड के बाद देखा जाता है कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई एसेट रियलाइज हो रहा है तो ये क्या होगा, करंट एसेट होगा। सेम थिंग करंट लायबिलिटीज के लिए भी है, अगर आपने 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहे हैं तो ये करंट लायबिलिटी होगी। ये कैश या कैश इक्विवेलेंट हो तो भी ये करंट एसेट्स कंसिडर होगा, भले हमने इसको यूज करने का सोचा 3 साल बाद, पड़ा हुआ है बैंक में, पैसा पड़ा हुआ है, दैट वुड बी अ करंट एसेट। Unless the asset is restricted from being used for at least 12 months after the reporting period, unless and until के आपने अपने आप को restrict कर दिया हो from being used। For example, बैंक के अंदर पैसा लिखवाया और बैंक के अंदर पैसा ऐसे लिखवाया कि आपने 3 साल का वो सेविंग अकाउंट खुलवा लिया और उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है कि आप निकाल नहीं सकते हैं पैसा, तो अब आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, अब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट टाइप हो गई कि ये नॉन करंट एसेट बन जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इज मनी इन करंट बैंक अकाउंट। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट क्या होती है, इज मनी हेल्ड इन अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक। टर्म डिपॉजिट मींस काफी अरसे, कुछ अरसे के लिए आप रखने, सेव करने के लिए रखने, तो ये कैश इक्विवेलेंट के तौर पर भी आ सकता है। कैश इक्विवेलेंट के तौर के ऊपर आप स्टैम्प्स ले सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स हो सकती हैं आपकी, ये भी कैश इक्विवेलेंट हो सकती है। बाकी के तमाम एसेट्स क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। अब एक चीज आती है कि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है वो देखते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एंटिटी इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ द एसेट फॉर प्रोसेसिंग, आपने इन्वेंट्री ली, इसको प्रोसेस करना है, एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, और फिर आपने उसको फिर बेचना है। अब जहां पर एक बहुत लंबे अरसे का टाइम पीरियड दरकार होता है, जैसे आपकी बिजनेस होता है ये रियल एस्टेट का, अब इसके अंदर काफी टाइम पीरियड दरकार होता है घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, और फिर उसको प्रोसेस करने में, तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल
12 महीने से भी आगे चला जाता है। तो फिर इस तरह के केसेस के अंदर क्या होता है, आपको जो है उसके एसेट्स करंट एसेट्स ही कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल स्टैंडर्ड के अंदर कहा गया कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर है, जो कि हर जगह पर हर बच्चा देख रहा होता है। A liability is classified as current liability if it is paid out of current assets within 1 year or normal operating cycle, whichever is longer. तो ये whichever is longer वाली कहानी लाइबिलिटी के लिए भी होगी और एसेट्स के लिए भी हो जाएगी। अच्छा, यहां पर बुक यूज करने का तरीका कार क्या है? बुक यूज करना है आपको, एमसीक्यूज बहुत ढेर सारे मिलेंगे, हर जो डिस्कशन है उसके नीचे मिलेंगे। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, जैसे ये मैंने कर दिया, मैंने हाइड कर दी की, तो की के ऊपर कोई पेज रख लेना है और पेज रख के फिर आपने क्वेश्चंस को करना है, परफॉर्म करना है। जैसे ये वाला अगर एमसीक्यू करना है तो ये हाइड हो गया, ये वाला एमसीक्यू करना है तो ये हाइड हो गया। तो ऊपर पेज रख लें की के ऊपर और फिर क्वेश्चंस को परफॉर्म करें। और अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो फिर इसी तरीके से हाइड करके फिर क्वेश्चन को परफॉर्म करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरियन फॉर अ क्लासिफाइंग एसेट एज करंट एसेट अंडर IAS 1 में? द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट विद इन 24 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। नहीं नहीं नहीं। द एसेट इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। नहीं। द एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यस, ये करंट एसेट होगा। अगर किसी का कोई कैमरा वगैरह ऑन है तो वो अपना कैमरा वगैरह ऑफ कर दें। ठीक है जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी? करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी? IAS 1 आल्सो स्टेट्स दैट लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इफ इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोई एक क्राइटेरिया, वंस अगेन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर जा सकता है, लिहाजा विच एवर इज लोंगर वुड बी द करेक्ट आंसर। लाइबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरी फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वाली चीज जो भी होगी वो कहां पर जाएगी? वो जाएगी आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में। दिस मीन दैट ऑल ट्रेड पेबल आर करंट liability even if settlement is not due for over 12 months after the end of reporting period. It is due to be settled within 12 months after the end of the reporting period. अगर ये वाली कंडीशन हो तो भी होगा। Entity does not have the unconditional right to defer settlement of the liability. उसके पास अपने पास राइट नहीं है उसको डेफर करने पे। For at least 12 months after the end of the reporting period. रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर एंटिटी के पास अपना राइट नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकती है उसको, मींस वो अगर डेफर नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी है। बाकी तमाम लायबिलिटीज नॉन करंट होंगी। तो ये एमसीक्यूज हैं, दिस यू विल डू इट। एक आधा और एमसीक्यू कर लेते हैं। Which of the following is not a criteria for this classifying an asset as a current asset under IAS 1?
द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट विद इन 12 months। अब नोट द क्राइटेरिया, गौर से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्राइटेरिया तो है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये क्राइटेरिया है, बिल्कुल ठीक है। द एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये भी है, ठीक है। इट इज कैश इक्विवेलेंट, ये भी है। द एसेट इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये आपका क्राइटेरिया ऐसा है जो कि करंट एसेट को डील नहीं करता है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 year बैंक लोन? 5 साल का बैंक लोन की क्लासिफिकेशन क्या होगी? व्हेन नन ऑफ द लोन प्रिंसिपल इज रीपेबल अंटिल द एंड ऑफ द लोन पीरियड अंडर IS1। तो लोन पीरियड के एंड तक नहीं करना, तो ये क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी फॉर ऑल 5 years, करंट लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट 4 years, then non-current liability in the 5th year, non-current liability for the first 3 years, then current liability in the 4th and 5th year, current liability for all 5 years। उल्टा लिखा गया लगता है। What is the classification of 5 years bank loan when none of the loan principal is repayable until the end of the loan period? नॉन करंट लायबिलिटी लिखना था फॉर द फर्स्ट 4 years, देन करंट लायबिलिटी। इसका आंसर थोड़ा सा गलत हो रहा लगता है, क्योंकि पहले 4 साल तो ये नॉन करंट लिखा जाएगा। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है नॉन करंट लायबिलिटी फॉर ऑल 5, नहीं, 5 सालों में नहीं लिखा जाएगा, 5वें साल में जाकर ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट 4 years, देन करंट इन द 5th year, ये हो जाएगा आपकी लायबिलिटी की कहानी। आंसर बी करना है, इसको नॉन कर लें। चलें जी, इतनी छोटी मोटी सी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। इफ द लायबिलिटी डज नॉट मीट एनी ऑफ द क्राइटेरियन, इफ द लायबिलिटी, और आप अगर आपको कभी कोई बुक के अंदर कोई गलती मिले इस तरह की छोटी मोटी जिसको आप हो, तो आप मुझे मैसेज कर दें। If a liability does not meet any of the criteria, if a liability does not meet any of the criteria for current liability under IS1, how should it be classified? अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो फिर इसे नॉन करंट लायबिलिटी क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा। जी, अब फाइनल अकाउंट की मजीद कहानियां, कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें मजीद लिखी जानी हैं। जी, मिनिमम फेस आइटम्स कौन सी होंगी? मिनिमम फेस आइटम से मुराद है कम से कम कौन कौन सी चीजें लिखी जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब जिस तरीके से हमें क्वेश्चन आता है फाइनल काउंट का, उसमें तो बहुत सारी चीजें पहले से ही प्रेजेंट हुई होती हैं, ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन MCQ पर्सपेक्टिव में लाजमी तौर पर हमें पता होना चाहिए। IS1 provides a list of items that at minimum must be shown on the face of the financial statements, financial position पर as a line item, separate line item in the statement. Assets में PPE, property plant equipment लिखना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखनी है, नाम बस आपने आपके ज़हन में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या नहीं होती, ये भी आपको नहीं पता। वैसे मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग होती है जो हमने रेंट पर दी होती है। इंटेंजिबल एसेट्स 2-3 हमारे कोर्स में है, नाम सॉफ्टवेयर है, पेटेंट है,
इस तरीके से एक आधा और है, कॉपीराइट टाइप है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये भी हमारे उस तरीके से कोर्स का हिस्सा नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बस नाम आपको हल्का फुल्का सा याद करना ही करना है, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल एसेट नाम याद करना है, गाय भैंसे भेड़ बकरियां, ये बायोलॉजिकल एसेट होती हैं। इन्वेंटरीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये एट मिनिमम अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉल कर रही है तो लिखनी है। लायबिलिटीज, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके अलावा और भी प्रोविजंस होती हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होती है, प्रोविजन फॉर एक ग्रेजुटी होती है, लिहाजा वो अभी आपके कोर्स का हिस्सा है, सच नहीं है ना, आपको कुछ और बोलने की जरूरत है ना मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। प्रोविजंस, बस आपने प्रोविजंस का लफ्ज याद रखना है एंड नथिंग एल्स। फाइनेंशियल लायबिलिटी, लोन, जैसे लोन्स वगैरह होते हैं। करंट टैक्स लायबिलिटीज, जो आपने टैक्स पे करना होता है उसको करंट टैक्स लायबिलिटीज बोलती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये भी आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, बस आपने नाम याद रखना है। दीज आर ऑलवेज नॉन करंट, और डेफर्ड टैक्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकता है, क्योंकि नाम लिख दिया गया स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, तो फिर आपको नाम याद करना है, बस इतना सा होना चाहिए। और डेफर्ड है इक्विटी में इशूड कैपिटल एंड रिजर्व्स attributable to the owner of the entity. The term owner is referred to the equity holder. एडिशनल लाइन आइटम्स कौन सी हो सकती हैं, और अब इनको याद कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है कि हम एक दफा पढ़ तो लेते हैं, पता नहीं चलता कि किस तरीके से करें, कोई एमसीक्यूज मिलते नहीं है। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप एमसीक्यूज कर लें। एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं, आप कम से कम इनको देखेंगे, करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या होगा, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। पूरी बुक के अंदर जैसे थ्योरी है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन आइटम बी प्रेजेंटेड ऑफ नोट ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एडिशनल लाइन आइटम्स, एडिशनल लाइन आइटम्स क्या हैं? शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन when presenting them separately and is relevant to the understanding of entities financial position। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अगर कोई लाइन आइटम रेलेवेंट बन रही है और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बेहतर है, तो ये आप एडिशनल भी गिवन कर सकते हैं इन एडिशन टू दिस मिनिमम थ्रेशोल्ड लाइंस। फेस या नोट पर, नोट्स में नोट कहते हैं एक एडिशनल, जैसे 5 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम तो आप बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स, ये आपने आगे जाके अगली स्टडीज में पढ़ने हैं, बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए। और अब या तो फेस के ऊपर, फेस मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, या फिर उनके सब डिटेल में जो चीज बतानी है वो नोट्स में बताई जाती है। इन दो जगहों पे आप क्या चीज बयान करेंगे? सम ऑफ द लाइन आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी सब क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज गिविंग डिटेल्स ऑफ हाउ द टोटल फिगर इज मेड अप। इसकी मिसाल आपके लेवल पर इन्वेंटरी की है। इन्वेंटरी फेस के ऊपर एक लिखी जानी है वैल्यू, और जब आप नोट्स में जाते हैं, नोट्स ऑफ इन्वेंटरी में जाते हैं, तो वहां पर आपको रॉ मटेरियल भी लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखना है, फिनिश गुड की भी वैल्यू लिखनी है। तो 3 किस्म की इन्वेंटरी हमने लिखनी होती है और प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये हो गई सब डिटेल और ये हो गई फेस के ऊपर, और ये चीज आ गई नोट्स में। हाउ द जनरल फिगर इज मेड अप, किस तरीके से ये बनी है? दिस सब क्लासिफिकेशन मे बी प्रेजेंटेड आइदर in additional line on the face
ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर ये 3 लाइन आइटम्स बना दो, या फिर इन नोट्स। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स लिख सकते हैं। अब डेटर्स यहां पर नेट भी लिखे जा सकते हैं फेस के ऊपर, और नेट भी लिखा जा सकता है, और फिर नोट्स के अंदर आप बता दें डेटर में से प्रोविजन आपने लेस करनी है, और ये नेट डेटर्स बने किस तरीके से हैं। तो ये नोट के अंदर आ सकता है। अगर नोट में नहीं बताते तो यहां पर ही क्या कर दो, नेट की बजाय ग्रॉस लो और लेस कर दो। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एडिशनल लाइन ऑन द फेस या इन नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट should be divided into sub categories as required IS 16, जैसे लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फर्नीचर फिक्सचर, ये सारी कैटेगरी सेपरेटली बतानी होती है। Receivable should be classified into trade receivable, receivable from related party, prepayments, other amounts. Inventory are sub-classified in categories of material, process, and finished good. Item represents the ownership interest of the equity holder in the net asset of the entity. ये net asset कौन से होते हैं? net asset का भी पता होना चाहिए। net asset बोलते हैं जी assets माइनस liabilities। क्या लें? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, और इसको इन अदर सेंस इक्विटी भी बोला जाता है नेट एसेट्स को। तो खुदारा गौर से पढ़ना है, एक लफ्ज चेंज हो जाए, एसेट्स से पहले नेट लिखा जाए तो ये इक्विटी बन जाता है। What minimum face item represents the ownership interest of the equity holder in the net asset of the entity? तो नेट एसेट में मिनिमम क्या चीज होनी चाहिए है? ट्रेड एंड अदर पेबल, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इशूड कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई एसेट इसको पड़ेगा तो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाके हिट कर देगा। लेकिन अगर किसी को सही तरीके से पता है कि नेट एसेट क्या होते हैं, तो फिर वो इसको इक्विटी पड़ेगा और इक्विटी के अंदर वाली आइटम को ढूंढेगा। तो इसका आंसर है इशूड कैपिटल एंड रिजर्व्स, जो कि यहां पर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या आना है, इशूड कैपिटल एंड रिजर्व्स लिखे जाने हैं इक्विटी की एटलीस्ट फेस आइटम के तौर पर। इशूड कैपिटल एंड रिजर्व्स, रिजर्व्स लैदा। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स होता है कि आपने कैपिटल में आप ऐड करते हैं प्रॉफिट और लेस करते हैं ड्राइंग्स। तो कैपिटल को सेपरेट प्रेजेंट कर दिया जाए और इन दो को इकट्ठा कर दिया जाए, क्योंकि ड्राइंग्स जो होती हैं वो प्रॉफिट में से लेकर जाया जाता है। इन प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स को रिटेन्ड अर्निंग भी बोला जाता है, और रिटेन्ड अर्निंग एक रिजर्व भी है। इसको रिजर्व रिजर्व करके रखा हुआ। Under IS1, where can sub-classification of the line items be presented? Only in the notes? नहीं, only वाली नहीं कहानी। दो ऑप्शंस है, only in the face, नहीं ये वाली भी नहीं। Either on the face or in the notes. Yes, this one is correct. अभी पढ़ा। अब जिसने थ्योरी सही तरीके से नहीं पढ़ी, गौर से नहीं पढ़ी, सही तरीके से नहीं पढ़ी, वो इन चीजों को नहीं कर सकता सही तरीके से। और खाली थ्योरी पढ़ने से चीजें समझ में लगती हैं कि थ्योरी तो हो गई, डिस्कस भी हो गई, पढ़ भी ली, लेकिन जब तक उससे रिलेटेड कोई थोड़े बहुत एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं
तब तक उसको करना थोड़ा सा महाल है, मुश्किल है। समाओ मौजूद है, स्टडी टेक्स्ट को पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, हो सकती है, पॉसिबिलिटीज इज देयर, बट आई हैव मेड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर यू, सो यू शुड डू दोज ऑल एमसीक्यूज। थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यू करें, थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यू करें, थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यूज करें। Which of the following is not a minimum face item, not a minimum face item of the liability on the statement of financial position? अब मिनिमम फेस आइटम्स याद हैं तो फिर उसके अंदर से निकाल सकते हैं, या फिर बार बार रीडिंग, बार बार रीडिंग, बार बार रीडिंग। डेफर लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ये तो लाइन आइटम है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लोन्स, ये भी एक लाइबिलिटी है। रिजर्व एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स, रिजर्व वैसे ही क्या है, इक्विटी का पार्ट है। करंट टैक्स लाइबिलिटीज, बिल्कुल करंट टैक्स लिखनी होती है। तो रिजर्व्स एक ऐसी चीज है जो कि वैसे ही लाइबिलिटी नहीं है। Which of the following is an example of financial liability? Financial liability, देने हैं, पैसे देने वाले, that may be shown as a minimum face item on the statement of financial position। कौन सी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो कि आपने प्रेजेंट करनी है? ट्रेड एंड अदर पेबल, गुडविल, गुडविल तो वैसे ही जनाब लाइबिलिटी नहीं होती है। ट्रेड एंड अदर पेबल ये एक लाइबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी, तो ये तो एसेट है। फेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, तो ये एक लाइबिलिटी है। और एग्जामिनर बड़ा आसानी से आपको पास कर सकता है अगर आप गौर से, थोड़ा सा गौर से काम कर लें। Which category of asset should be subclassified into materials, work in process and finished goods according to IS2? ये तो हमें पता है, इन्वेंट्रीज होती है। Deferred tax liability are always classified as current liability, non-current liability, current asset, non-current asset। तो non-current liability always, हमने यहां पर पढ़ा ये। जी बच्चों, बात समझ लग रही है आप लोगों को? बस रट्टा लगाना है आपने। क्या करना है? रट्टा लगाना है। अभी पढ़ाया नहीं जा सकता, डेफर, डेफर कहते हैं बाद में। एग्जामिनर इसी तरीके से करता है और कुछ नहीं करता। चैप्टर 1 2 3 इतना इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ कि कोई नहीं। ये तो फिर कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर में से उठाया हुआ ये एरिया। चलें, ये इंशाल्लाह बाकी का मजीद कल करवा दूंगा थोड़ा सा एरिया। अब हम थोड़ी सी मजीद रिवीजन की तरफ, जरा दूसरी रिवीजन की तरफ चलते हैं ताकि बोरियत भी ना हो हमें। तो थोड़ी सी चीजें वो वाली आनी शुरू हो जाए ना जो आती भी हैं, और उसके अंदर एक वैरायटी मिल जाए हमें। अब्दुल्ला ने सवाल किया था डेफर टैक्स क्या होता है बेटा?
ये वक्त नहीं है आपको ये चीजें बताने का। असल में पता नहीं क्यों लिख दिया हुआ है स्टडी टेक्स्ट के अंदर, ये बाद में पेमेंट करने को बोलते हैं, टैक्स को डेफर करना, आगे करना। ठीक। अ, असल में ये चीजें FAR 2 लेवल की हैं, FAR 1 की भी नहीं है। FAR 2 लेवल में ये हम पढ़ाते हैं और सारा काम करते हैं, लेकिन अब स्टडी टेक्स्ट में लिखा गया हुआ है तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा बहुत नाम याद करने के लिए MCQs बना दिए हूँ। ठीक है। जी। हमारे पास इन्वेंट्री के दो सिस्टम्स हैं। इन्वेंट्री, एक सिस्टम है पीरियोडिक सिस्टम और एक है परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के तहत हम परचेज का अकाउंट बनाते हैं आपकी बाइंग के लिए, गुड्स को डील करने के लिए। और परपेचुअल सिस्टम के तहत हम इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हैं। इस चीज को मद्देनजर रख के दोनों सिस्टम्स को इकट्ठा रिवीजन के तौर पर किया है। कोई एक बंदा है जिसका नाम है वसीम, उसके 3 बच्चे हैं, हर एक के पास एक बाइक है। रूटीन के अंदर क्या होता है, मिस्टर वसीम को बच्चे आके तंग करते हैं, अब्बा जी ये चीज खराब हो गई, अब्बा जी फिल्टर करवाना है, अब्बा जी पेट्रोल डलवाना है, अब्बा जी ये पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब्बा जी ने कुछ रूटीन के आइटम्स, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल, ये खरीद के रख लिया घर में। डब्बे लेकर आ गए, बड़े बड़े डब्बे, होलसेल मार्केट से। फिर अब्बा जी हो गए रिटायर। और रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अब बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। मशवरा किया दोस्तों से तो उन्होंने कहा मोटरसाइकिल के पार्ट्स का बिजनेस कर लो। अब ये वाली चीज माइंडसेट में रखनी है और ट्रांजेक्शन्स को देखना है। बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तुम्हारी एंट्री होती है कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, पहली ऑप्शंस कैपिटल बढ़ने की। बिजनेस में इन्वेस्ट किया थ्रू चेक, बैंक के जरिए, तो हमारी एंट्री होती है बैंक, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। बैंक के जरिए कैश, कैपिटल बढ़ा। कमरे में लगाया हुआ था AC, वो उतारा और ऑफिस शॉप पर लेकर आके लगा दिया। तो हर किस्म की पर्सनल आइटम अगर बिजनेस में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए कैपिटल कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस उसे कैपिटल कंसिडर करेगा। और हमने यहां पर दो चीजों को सेपरेट रखना है, ऑनर और बिजनेस। इसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये ऑनर, ये उसका बिजनेस। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिफरेंट। और बिजनेस इसीलिए इसको एक अलग से बंदा कंसिडर करता है, और इस अगर ये वाला बंदा ऑनर पैसा दे या कोई और चीज ला कर दे तो उसको कैपिटल कंसिडर करता है। और इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीनों किस्म के बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो, तीनों किस्म के बिजनेसेस पर अप्लाई होती है। घर से पर्सनल AC उतर कर आ गया, बिजनेस के लिए कैपिटल, फिक्स एसेट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। मिस्टर वसीम
के पास जो घर में ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर पड़े हुए थे, ये घर से उठाकर लेकर आ गए। अब चूंकि ये बेचना है, ये अब बिकने के लिए आ गया है, तो ये इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और अगर पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो ये परचेजेस डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर वसीम ने शॉप का रेंट पे कर दिया पर्सनल जेब से। मिस्टर वसीम ने शॉप की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा दी पर्सनल जेब से। हर किस्म का पर्सनल पैसा बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। Another possibility which is not been written here, वो है कि अगर बिजनेसमैन ओनर पेड टू क्रेडिटर फ्रॉम पर्सनल कैश। अब क्या हुआ? क्रेडिटर को पेमेंट हो गई, क्रेडिटर डाउन हो गया, क्रेडिटर की लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ओनर ने पर्सनल जेब से पेमेंट कर दी है। तो फिर अगर हम कंक्लूड करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, कैपिटल ने हमेशा इंक्रीज करना है। हर उस तरीके से जिस तरीके से पर्सनल चीज बिजनेस में आ सकती है। अगर उस ओनर का पर्सनल पैसा यूज हो गया तो वो कैपिटल कंसिडर होगा। कैश के जरिए आ सकता है, बैंक के जरिए आ सकता है, कोई फिक्स एसेट आ सकता है, कोई एक्सपेंस बिजनेस का पे कर दे उसके जरिए आ सकता है, इन्वेंट्री घर से आ सकती है, एसेट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इवन एक लायबिलिटी पे हो सकती है। तो अगर कभी एमसीक्यू आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल with respect to asset, with respect to capital as debit? तो फर्ज करते हैं एक कैश लिख दिया, एक लायबिलिटी लिख दी, एक परचेजेस लिख दी और एक लिख लेते हैं हम सेल्स रिटर्न। सारी डेबिट हो सकती हैं, लेकिन जो सेल्स रिटर्न है वो कैपिटल के साथ, कैपिटल के अगेंस्ट डेबिट नहीं आ सकता। ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। परचेज अ बाइक फॉर बिजनेस 50,000 थ्रू कैश फॉर मेकिंग होम डिलीवरी ऑफ पार्ट्स। तो आपने क्या किया है? बाइक खरीद ली है, बिजनेस की व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट। सेकंड हैंड कार खरीद ली थ्रू चेक, व्हीकल डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया फॉर कैश और 11,000 से चेक के जरिए। तो ये इकट्ठी एंट्री भी हो सकती है और सेपरेट एंट्री भी हो सकती है कि इक्विपमेंट 16,000 से डेबिट हो जाए और कैश और बैंक क्रेडिट हो जाए, या फिर सेपरेट कर दें इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर खरीदा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मींस उधार पर। अब इसके साथ क्रेडिटर का वर्ड नहीं आ सकता है, ये अकाउंट पेबल यूज करेंगे या पेबल फॉर फिक्सचर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्रेडिटर भी ले आते हैं, क्रेडिटर ओनली विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस होता है।
ओनली विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री होता है। रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ ऑफिस इक्विपमेंट वापस कर दिया, ऑफिस इक्विपमेंट कम हो जाएगा और कैश बिजनेस का बढ़ जाएगा। रिटर्न ऑफिस फर्नीचर 3500 विच वाज परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा था, पेबल डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, लोन लिया थ्रू कैश, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लोन रिसीव किया अपने दोस्त से जो कि हमने 3 साल बाद पे करना है, तो बैंक डेबिट, लोन फ्रॉम नादिर क्रेडिट। अब ये चूंकि 3 साल बाद पे करना है लिहाजा ये नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इसमें भी टेक्निकलिटीज आ जाएंगी। अब कैश के जरिए लिया परचेज डेबिट या फिर इन्वेंट्री डेबिट, पीरियोडिक सिस्टम होगा परचेजेस, परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री। चेक के जरिए तो परचेजेस डेबिट या फिर इन्वेंट्री डेबिट और बैंक क्रेडिट। गुड्स रिटर्न विच वर, परचेज मोटरसाइकिल पार्ट्स ऑन क्रेडिट, उधार पर ले लिए मोटरसाइकिल पार्ट्स या बिजनेस मोटरसाइकिल के पार्ट्स का, लिहाजा परचेजेस डेबिट या फिर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड ट्रेड पेएबल यूज होता है वो क्रेडिट। चीजें रिटर्न कर दी हैं तो चीजों रिटर्न करने के लिए हमने चीजें वापस भेज दी हैं, तो या तो परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा पीरियोडिक सिस्टम में या फिर इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, इन्वेंट्री डाउन होगी परपेचुअल सिस्टम में। पार्ट्स रिटर्न टू सप्लायर विच आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदे थे, अब आपने लायबिलिटी खत्म कर दी, लायबिलिटी आपकी डाउन हो गई, क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल डाउन हो गया, लिहाजा वो डेबिट हो जाएगा। और चीजें वापस चली गई हैं तो चीजें वापस जाएंगी तो परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न कम होगा, वो परचेज रिटर्न बढ़ेगी या इन्वेंट्री कम होगी। परचेज रिटर्न बढ़ेगी, इन्वेंट्री डाउन होगी। कैरेज हमने पे किया ऑफ परचेजेस, तो अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो फिर आएगा कैरेज इनवर्ड का अकाउंट, और अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो आएगा इन्वेंट्री का ही अकाउंट, इन्वेंट्री डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें एमसीक्यू के अंदर भी गौर से पढ़ना होगा कि जी एमसीक्यू के अंदर सिस्टम कौन सा दिया गया है, पीरियोडिक सिस्टम दिया गया है या फिर परपेचुअल सिस्टम दिया गया है। कुछ गुड्स चोरी हो गई, थीफ ने चोरी कर ली, मींस ये मेरा नॉर्मल लॉस नहीं है, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया और परचेज क्रेडिट हो जाएगी, परचेज अकाउंट कम हो जाएगा या फिर इन्वेंट्री का अकाउंट आउट होगा परपेचुअल सिस्टम में। फ्री सैंपल मैंने दे दिए टू अ वैल्यूड कस्टमर टू बूस्ट द सेल्स, हैविंग सेल प्राइस 3000। ये आइटम, दिस आइटम, टाइम नहीं, दिस आइटम ITEM वाज नॉर्मली सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। अब हमें इन्वेंट्री जो लिखनी है वो कॉस्ट के ऊपर लिखनी है। मेरे पास आ गई सेल आइटम, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक है मार्कअप और एक है मार्जिन।
मार्कअप होता है ऑन कॉस्ट प्रॉफिट, और मार्जिन होता है ऑन सेल प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल प्राइस बनती है। कॉस्ट में कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखते हैं तो सेल प्राइस बनती है। कॉस्ट को कॉमन ले लेते हैं तो फार्मूला कुछ ये बन जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस के ऊपर अगर प्रॉफिट हो तो कॉस्ट में सेल प्राइस के ऊपर रेट एस। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल में से सेल के ऊपर जो प्रॉफिट है वो लेस कर देते हैं, सेल इंटू 1 - RC। ये दो फार्मूलाज आ गए, एक मार्कअप का और एक मार्जिन का। तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू C इंटू 1 + R। कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेल प्राइस बनेगी, सेल में से प्रॉफिट को लेस करेंगे तो कॉस्ट बनेगी। अब हमें कॉस्ट प्लस दिया, मींस कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखा गया है, सेल प्राइस 3 थी, फ्री सैंपल दे दिए गए, मुझे कॉस्ट के ऊपर एंट्री पास करना है। यहां पर मैं अपना फार्मूला लिखूंगा कि मार्कअप है या मार्जिन है। मार्कअप है S इज इक्वल टू C इंटू 1 + R। कॉस्ट सेल प्राइस मेरे पास है, जबकि कॉस्ट मुझे मालूम करनी है। मैंने फार्मूले को किया रीअरेंज, सेल डिवाइडेड बाय 1 + R। तो 3000 को तकसीम 1.2 से किया तो मेरा आ गया आंसर 2500। Some bikes parts given to ED Foundation having bearing sale label price 3500 प्राइस थी। नॉर्मली दीज टाइप ऑफ आइटम्स आर सोल्ड एट 25% मार्कअप ऑन सेल। ऑन सेल का मतलब मार्जिन वाला फार्मूला, C इज इक्वल टू S इंटू 1 - R। सेल प्राइस है हमारे पास 3500, 1 - 0.25 करेंगे जो रेट दिया हुआ है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2625। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई मार्कअप की, और ये आपके पास आ गई एग्जांपल मार्जिन की। अब एंट्री की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अगर मेरा पीरियोडिक सिस्टम होगा, और अगर मेरा परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। ईडी फाउंडेशन को दिया है, चैरिटी के तौर पर दिया है, तो चैरिटी एक्सपेंस मेरा डेबिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा अगर मेरा पीरियोडिक सिस्टम होगा, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा अगर मेरा परपेचुअल सिस्टम होगा। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? अभी तो स्पेशल एंट्रीज ने आना है। थोड़ी थोड़ी सी मेरा ख्याल आपकी इन्वेंट्री भी रिवाइज हो गई होगी। ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद सेल्स रेवेन्यू। 28 जुलाई को थोड़ा सा रिपीट कर दूं? जी जनाब, 28 जुलाई को रिपीट कर देते हैं, ये वाला 28 जुलाई।
बेटा इसमें मार्कअप की नहीं समझ लगी या फिर आपको एंट्री की नहीं समझ लगी? एंट्री की नहीं समझ लगी? अच्छा, जब भी आपने कोई फ्री सैंपलिंग की है, ये किस लिए की है? सैंपलिंग किस लिए करते हैं? सैंपलिंग क्यों करते हैं बच्चों? ताकि आप कोई सेल को बूस्ट कर सकें। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है, आपका खर्चा हो गया। आपने अपने पास जो चीज थी वो दे दी, गुड्स जो थी जो बेचने के लिए रखी थी वो फ्री में दे दी अपने ही कस्टमर्स को। अब वो एक दफा खरीदेंगे, यानी कि फ्री में ले लेंगे, और उसके बाद उसे यूज करेंगे या आगे बेचेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो आपसे दोबारा से क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ्री सैंपल्स हैं, फ्री सैंपलिंग दे दिया आपने। मसलन एक साबुन बनाने वाली कंपनी क्या करती है, वो छोटी छोटी सी टिक्कियां होती हैं वो मार्केट में दे देती हैं। मेडिसिन कंपनीज क्या करती हैं, मेडिसिन बनाती हैं और उसके सैंपलिंग बनाकर वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स को दे देते हैं। अब है तो बेचने के लिए थी, लेकिन उसके ऊपर लिखा नोट फॉर सेल और फ्री सैंपल्स, और वो ले जाके डॉक्टर्स को दे दिए। अब खर्चा तो हो चुका हुआ है, आपकी इन्वेंट्री तो थी, अब उसका एक खर्चा आपने बुक करना है और अपने पास से इन्वेंट्री में से उसको क्या करना है, आउट करना है। अगर इन्वेंट्री परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री डाउन कर लेंगे, अदरवाइज परचेजेस को डाउन कर लेंगे पीरियोडिक सिस्टम के तहत। बात समझ लग गई जी अब्दुल्ला? अब मैं आसान आसान सी एंट्रीज नहीं लिख रहा, डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं जरा सी मुश्किल मुश्किल सी एंट्रीज डिस्कस कर दूंगा। आसान आसान सी तो आप जस्ट एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स में आपको ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आसान आसान सी चीजें आप एक दफा रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगी इंशाल्लाह। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जफर 18,000 एंड मिस्टर शरीफ 12,500। आपने चीजें बेच दी हैं कस्टमर उधार पर। तो डेटर अकाउंट जफर, डेटर अकाउंट शरीफ, दो बंदों को दी है और सेल्स क्रेडिट कर दी है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और डेटर अकाउंट सेल्स, और फिर डेटर डेबिट और सेल्स, दो डेटर भी अलग अलग से और सेल्स भी दो दफा लिखी जा सकती है। चीजें वापस कर दी हैं, यहां पर मैं सिस्टम परपेचुअल सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम नहीं लेकर आया, वो इन्वेंट्री की रिवीजन में डिस्कशन करेंगे। इन दिस नो इन्वेंटरी परपेचुअल सिस्टम वुड बी डिस्कस्ड। आज नहीं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को मैं ले आऊंगा दोबारा से बनाकर, परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों को इकट्ठा करके, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में सेल्स करें तो दो एंट्रीज होती है, तो वो स्पेस वो नहीं, मैंने उसको नहीं बनाया हुआ। वो इंशाल्लाह दो चार दिनों में, दो तीन दिनों में वो भी इंशाल्लाह ले आएंगे। ही रिसीव्ड गुड्स अर्लियर सोल्ड थ्रू कैश, वापस आ गई, तो वापस जब आएंगी तो सेल्स रिटर्न आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट होगा। परपेचुअल सिस्टम हो तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न आउट ऑफ कैश सेल्स थ्रू चेक, चीजें रिटर्न हुई हैं जो बेची थी कैश के ऊपर, लेकिन अब थ्रू चेक आपने क्या कर दिया है, उनको वापस भेज दिया।
तो सेल्स रिटर्न डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, वेरी सिंपल। एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक के जरिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बैंक क्रेडिट, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये जो बैंक चार्जेस होते हैं बैंक लेता है, तो इसके अंदर कुछ नाम भी लिखा हो तो भी बैंक इन्वॉल्व होता है, कैश इन्वॉल्व नहीं होता। कमीशन अगर हम पे कर रहे हो तो ये एक्सपेंस होता है, और अगर रिसीव कर रहे हो तो कमीशन इनकम अदर इनकम के तौर पर आती है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद ड्राइंग्स, कैश में ड्रॉ किया तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। हर वो आइटम जो बिजनेस की है वो अगर बिजनेसमैन ऑनर पर्सनल यूज में ले जाएगा तो वो ड्राइंग्स होगी। हर बिजनेस की चीज अगर पर्सनल यूज में चली गई तो उससे ड्राइंग्स बोलेंगे। ऑनर ने 2,000 रुपया उठाया और अपने फ्रेंड को दे दिया, ऑफिस के गले से उठाया और फ्रेंड को दे दिया। अब फ्रेंड जाने ऑनर जाने बिजनेस से निकल गया, बिजनेस के लिए एक हिसाब से पर्सनल यूज में चला गया, तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। विथड्रॉ 6500 थ्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा बैंक से निकलवा लिया, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। ऑफिस से बिजनेस से ऑयल और फिल्टर ले लिया, कॉस्टिंग 1250, यहां पर भी कॉस्टिंग आनी है। अगर सेल प्राइस दे दी होती तो मार्कअप मार्जिन लग जाना था, मार्कअप या मार्जिन लगा के कॉस्ट पर वर्कआउट करना था और कॉस्ट से एंट्री पास होनी थी। तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट पीरियोडिक सिस्टम, या फिर इन्वेंटरी क्रेडिट होगी परपेचुअल सिस्टम में। मिस्टर वसीम की वाइफ ने शॉप विजिट की और उसने ब्यूटीफुल फर्नीचर नया नया देखा और अपने हस्बैंड को कहा कि इसमें से ये फलाना फर्नीचर जो है ये घर पे शिफ्ट होना चाहिए है, और फिर हुक्म की तामील फरमा दी गई। तो फिर ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि घर चला गया फर्नीचर और फर्नीचर बिजनेस से डाउन हो गया, फर्नीचर क्रेडिट हो गया। मिस्टर वसीम ने कैश ड्रॉ किया फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस का मतलब कैश ड्रॉ बैंक से किया गया तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स नहीं है ये। मिस्टर वसीम ने डिपॉजिट करवाया 15,000 इंटू बैंक आउट ऑफ कैश सेल्स, तो ये तो ऑफिस की सेल में से पैसा जनरेट हुआ है, ये तो बैंक का डिपॉजिट की कहानी है। तो अगर विदड्रॉ का वर्ड लिखा हो तो काइंडली खुदारा ड्राइंग्स की तरफ ना भाग जाया करें। पेड इंश्योरेंस ऑफ ऑनर्स पर्सनल कार बाय बिजनेस, रुपीज 3500।
ऑनर की पर्सनल कार है, चाहे इसके अंदर आपको एक्रूअल प्रीपेमेंट से रिलेटेड कहा गया हो कि इसके इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है वैलिड टू फलानी तारीख है, तो ना इसमें एक्रूअल प्रीपेमेंट लगना है। ये चुप करके आपकी क्या है, ड्राइंग्स की एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट हो गई। फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव में अगर हमने इसको एक्सपेंस के तौर पर लिख दिया हुआ है या जिस भी जगह पर लिखा हुआ है, फर्ज करते हैं हमने इसे एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया हुआ है, अपनी इंश्योरेंस ऑफिस की कार्स की इंश्योरेंस के साथ ही ये 3500 भी पे हो गया, तो हमने एक हिसाब से एंट्री ये पास कर दी हुई है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होनी ये चाहिए थी। तो फिर अब हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करेंगे, वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स डेबिट फाइनल काउंट के परस्पेक्टिव में और एक्सपेंस क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड एंट्रीज, received in बैंक 15,000 from debtor जफर against receivable balance of 17,000, 2,000 हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया है। कैश 15,000 आया, कैश डेबिट 15,000, डेटर खत्म पूरे का पूरा होगा 17,000 से। ये जो बेचारा 2,000 है ये या तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में चला जाएगा या फिर ये रेवेन्यू में जाके हिट कर जाएगा, सेल्स में हिट कर जाएगा। अगर ये सेपरेट अकाउंट डिस्काउंट अलाउड का बन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, सेल लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड, यहां पर पहुंचेंगे और फिर आपकी नेट सेल्स आएगी। सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी लेस करेंगे, डिस्काउंट अलाउड भी लेस करेंगे। अगर हमने डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाया, अगर हमने सेल्स के अंदर ही इसको डेबिट कर दिया तो सेल्स पहले कभी 17,000 के साथ क्रेडिट हुई होगी, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और बाद में अब 2,000 के साथ क्या हो जाएगी, सेल्स डेबिट हो जाएगी और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी अल्टीमेटली सेल्स जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में विद रिस्पेक्ट टू दिस जर्नल एंट्री नेट होके 15,000 चली जाएगी। ऑन अदर हैंड अगर हम इसे डिस्काउंट लाउड लिखते हैं तो फिर सेल्स के अकाउंट में 17,000 आ रहा होगा और डिस्काउंट लाउड का एक सेपरेट अकाउंट होगा जिसमें 2,000 आ रहा होगा और ये नेट होके फिर 15,000 हो जाएगी। इस एंट्री को दो हिस्सों में भी लिखना आना चाहिए, मींस कैश डेबिट 15,000 से और डेटर क्रेडिट 15,000 से। ये हो चुका होता है अक्सर औकात फाइनल अकाउंट के अंदर, ये वाली एंट्री पास हो गई होती है और कहा जाता है कि डिस्काउंट नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब है आपने सिर्फ सिर्फ डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री पास करनी है, डिस्काउंट लाउड या फिर रेवेन्यू डेबिट और डेटर क्रेडिट। सेम गोज विद द डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने चीजें खरीदी हुई थी, अब उनको पेमेंट की 28,500 की पेमेंट की एज अगेंस्ट 30,000, 15,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया मैंने। तो अब पेमेंट तो मैंने कैश की 28,500 की या बैंक के जरिए 28,500 की, वो डाउन हो जाएगा। क्रेडिटर को मैंने फुल फ्लैश खत्म करना है 30,000 के साथ और मुझे डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, या तो मैं इसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोलूंगा या मैं इसको परचेजेस बोलूंगा
अगर मेरा पीरियोडिक सिस्टम होगा, या फिर मैं इसे इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा अगर मेरा परपेचुअल सिस्टम होगा तो। अगली कहानी, इसको सेपरेट भी लिखा जा सकता है, क्रेडिट डेबिट और कैश क्रेडिट। और ये वाली एंट्री फिर मिस हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, या फिर परचेजेस क्रेडिट होगी, और या फिर इन्वेंट्री क्रेडिट होगी अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो। अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हुए ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, प्लस परचेजेस करते हैं, माइनस परचेज रिटर्न करते हैं, माइनस करेंगे आप डिस्काउंट रसीव्ड, और माइनस फिर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर मैंने 30,000 की परचेजेस की थी तो 30,000 ग्रॉस, 30,000 के साथ परचेजेस आ रहा होगा, 1,500 मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, तो नेट ये 28,500 के ऊपर आ जाएगी अल्टीमेटली। या फिर मैं परचेजेस के अकाउंट के अंदर ही अगर हिटिंग करता हूं तो परचेजेस डेबिट हुई होगी या इन्वेंट्री डेबिट हुआ होगा 30,000 से, और 1,500 से ये यहीं पर क्रेडिट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में अल्टीमेटली 28,500 चला जाएगा। और अगर मेरा परपेचुअल सिस्टम होगा तो वैसे ही डील हो जाएगा, वो तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए रूट होकर पहुंचेगा सही वाला। ले जी, ये वाली एंट्रीज करते हैं, मुश्किल मुश्किल वाली। एडवांस इनकम, एक मशीन है रेंट आउट की टू जी ट्रेडर ऑन 31 अक्टूबर, एनुअल रेंट ऑफ 1,20,000 रिसीव्ड इन एडवांस, पूरे साल का रेंट इकट्ठा रिसीव हो गया 31 अक्टूबर। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द होल रेंट इन इनकम ऑन 31 अक्टूबर, मीन्स अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट 120, ये उसने एंट्री पास कर दी। द बिजनेस नीड्स टू राइट इनकम एज वेल एज एक्सपेंस ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस के ऊपर वो लिखता है। तो 31 अक्टूबर को तो जो एंट्री पास होनी थी वो कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट उसने लिख दी। ओके, अब 31 अक्टूबर को ही आपने करेक्शन करनी है कि इसको ठीक कैसे कर दिया जाए। ये तो सारी की सारी इन एडवांस है, इस महीने में तो कुछ भी नहीं लिखा जाना। तो फिर एक एंट्री पास करेंगे कि इनकम को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे, और इनकम इन एडवांस जो लायबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम है, वो लिख लेंगे, एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। तो ये इनकम इन एडवांस प्रीपेड हो गया, पहले से पैसे आ गए, हमने उसे लायबिलिटी बना लिया। अब हर महीने हम क्या करेंगे, इसका एक पोर्शन 12 से डिवाइड करके इनकम के तौर पर लिखा करेंगे, इनकम इन एडवांस डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, और इनकम क्रेडिट हो जाया करेगी, लायबिलिटी कम और इनकम बढ़ती रहेगी हर महीने। 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को भी यही वाली एंट्री होगी, इनकम इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट।
एडवांसेस से रिलेटेड एंट्री, ट्रांजैक्शन ऑफ एडवांसेस फॉर फिक्स एसेट। एडवांस ऑफ 1,90,000 रिप्रेजेंट्स 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल थ्रू बैंक। रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ व्हीकल, बाकी का बैलेंस जो है वो व्हीकल मिलने पर पे किया जाएगा। तो जब आपने पेमेंट की तो अब आपने एडवांस दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं लिखना, एडवांस फॉर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट। आपका एडवांस स्टैंड कर जाएगा, एडवांस भी एक एसेट होगा 1,90,000 का। अब जब व्हीकल आएगी तो तब तो आपने व्हीकल की वैल्यू मालूम करनी है, ये 40% रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,90,000 को डिवाइड करेंगे 0.4 से। एक बड़ा सा आसान सा फार्मूला है कि आपने किसी वैल्यू की परसेंटेज ली है 40% और वो बनी है 1,90,000। तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अल्टीमेटली, और फिर वो वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी 100% वाली। इसे कहते हैं ग्रॉस अप करना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की एक अदद परसेंटेज। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू व्हीकल अकाउंट की वैल्यू मालूम कर लेंगे जो कि 4,75,000 बन जाएगी, और ये एसेट डेबिट कर देंगे। एडवांस जो 1,90 लिखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, और बाकी का बैलेंस अगर आपने पे नहीं किया, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो पेबल में चला जाएगा। और जब वो पे होगा, अगली ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड के 70% ऑफ आउटस्टैंडिंग जो आपने पढ़ा है अमाउंट ऑफ व्हीकल इज पेड। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 285 था आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस को आपने पे कर दिया, 285 का 70% लेके 1,99,500 पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? अगर आपकी कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक क्या नाम है इस सूरत में दें कि मजीद आपको असल में कौन से एरियाज की ज्यादा जरूरत है, ताकि मैं उन एरियाज के ऊपर ज्यादा काम करूं और उन एरियाज के ऊपर ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दूं, फाइनल अकाउंट को छोड़ के, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो मेरे जहन में है ही है। 30 नवंबर में अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी कैसे बनी? आपको पैसे मिले इस जगह पर, पैसे मिले और कहा यह गया कि आपने हर महीने रिकॉर्डिंग करनी होती है इनकम, हर महीने आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो फिर आप एक मंथ को पूरा साल कंसिडर करके एंट्री बनाएंगे, अगर आपको ऐसे बोला हुआ है। अगर नहीं बोला हुआ तो फिर अपने साल को डिफाइन कर लेंगे। अब यहां पर 30 अक्टूबर को पैसे मिले हैं आखिरी दिन, और बिजनेस को जरूरत है कि वो इनकम एज वेल एक्सपेंस मंथली बेसिस पर लिखती है, वो ईयरली बेसिस पर नहीं लिखती, मंथली बेसिस पर लिखती है। तो अब इसको पूरे को ईयर के अंदाज से सोचना शुरू कर दें, पूरे एक महीने को। यहां पर पैसे मिले हैं महीने के एंड पर, तो ये महीने के एंड पर जो एडवांस में पैसे मिले
ये मेरी इनकम तो नहीं है, ये इनकम बनानी है पता नहीं कितने महीनों पर, से 4 महीनों के पैसे मिले आपको, या 4 साल के हिसाब से सोच लें, इस साल के एंड पर मिले या इस महीने के एंड पर मिले, तो यहां पर तो ये क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी कि पैसे इन एडवांस आए हैं। कैश डेबिट एडवांस इनकम क्रेडिट से 500 रुपया, 5 साल के लिए आ गए, हर साल में आपने 100 लिखना है, इसका मतलब अब साल के हिसाब से सोचें, फिर उसको फिर शिफ्ट कीजिएगा मंथ के हिसाब से। अब हर साल में आपने इनकम लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, 100 इसमें से डेबिट करेंगे और 100 इसमें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एडवांस डेबिट और इनकम क्रेडिट, और सीधी आ जाएगा 1 साल के बाद 400 का, बीडी आ जाएगा 400 का। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाकर खत्म हो जाएगा। अगले साल फिर से यही काम होगा, एंट्री एडवांस इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और यूं साल, हर साल क्या हो जाएगा, पैसा कम होता रहेगा, लायबिलिटी कम होती रहेगी। सेम गोज विद प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसमें नेचर डेबिट हो जाएगी। अब अगर ज्यादा सालों वाली चीज को मंथ के हिसाब से सोचें, हर महीने फिर ये ट्रांजेक्शन होगी, इनकम डेबिट या अनएंड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, हर महीने या हर साल। अगर हर महीने में लिखनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, फिर ये हर महीने एंट्री होगी। अगर 3 साल का 4 साल की इकट्ठी इनकम आ गई है, तो फिर क्या होगा, 3-4 साल में उसको मुहीत कर कर लिखना होगा, तो वो इन एडवांस में पैसे आए। अगर वो बंदा कह देता है, अगला बंदा, कि जनाब मैंने आपको पैसे दिए थे 3 साल के इकट्ठे, तो मैं अब शॉप छोड़ रहा हूं आपकी, तो काइंडली मुझे पैसे वापस कर दें, तो इसका मतलब आपको पैसे वो वापस करना पड़ेंगे। इट मींस एडवांस इनकम जो आई है, एडवांस में पैसे जो आए हैं, ये आपकी क्या हुई, लायाबिलिटी हुई। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, बात क्लियर है। अब जो टारगेट है मेरा, मैंने आपको इंशाल्लाह एक एक वर्ड पढ़ा देना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का विद कॉन्सेप्ट्स। फाइनल अकाउंट के हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह 2 से 3 कम से कम। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की फुल फ्लैश थियरी विद एमसीक्यूज विद कॉन्सेप्ट्स। फाइनल अकाउंट के 2 से 3 सवाल, 4 सवाल भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर रन करना सिखाऊंगा, किस तरीके से करना है वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सॉफ्टवेयर रन करके देखा हुआ है या नहीं किया हुआ, यू शुड, आपको पहले से आना चाहिए। फिर आपकी इन्वेंट्री का इंशाल्लाह थ्योरी 100% डिस्कस हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी और चैप्टर में भी होंगी, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस हो जाएंगी। एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट की भी फरमाइश आ गई है जी, एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है जी, ये सारी चीजें इंशाल्लाह फोकस हो जाएंगी। आज चूंकि आपका पहला दिन है और सैटरडे भी है, तो लिहाजा आज एंजॉय करें। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम संडे वाले दिन भी क्लास रखें।
ठीक है, क्योंकि आपके पास दिन बहुत थोड़े से हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम संडे को भी क्लास रख के करेंगे। फिलहाल मैं क्या नाम, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा अभी, और ग्रुप ओपन करूंगा, उसके अंदर आपने जोन जोन से भी क्यूरीज कोई होंगी, कोई क्वेश्चंस होंगे, वो शेयर करें, ना कि आप अजीबोगरीब सी डिस्कशन कर रहे हो। बहुत हेक्टिक हो जाता है एक टीचर के लिए, खास तौर पर के दरमियान में से कोई क्यूरीज देखना। कवर तो हो जाएगा ना पेपर तक बेटा। मैंने यही वाली सेम सेशन इससे कम एमसीक्यूज के साथ थोड़ा सा उसको कम बनाए हुए थे साल पहले। अब तो बहुत ज्यादा मैंने बना लिए हुए एमसीक्यू, उसकी लाइन बाहरें कर दी हुई है, आप बुक देखें तो सही। जो एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, वो थ्योरी के साथ ही होती है, कि थ्योरी के कोई एमसीक्यू होते नहीं है। थ्योरी पढ़, बस एक दफा पढ़ी तो समझ लगी कोई नहीं, ऊपर से गई लैंड किया पता नहीं किधर। तो कवर इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने आपको कहा, मैंने चैप्टर 1 2 3 की फुल फ्लैश थ्योरी इंशाल्लाह करवानी है, एक एक लफ्ज पढ़वाऊंगा। आज चैप्टर नंबर फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ थ्योरी करवाई है मैंने, और 100% विद कॉन्सेप्ट होगा इंशाल्लाह 1 2 3 की थ्योरी, क्योंकि सब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का क्वेश्चन तकरीबन आने हैं पहले 4 चैप्टर में से। आप लोगों को यही नहीं पता कि जी कौन कौन से चैप्टर्स में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं और कितने कितने मार्क्स के आने हैं। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ले जी, ये आ गया आपका सिलेबस, पीआरसी का सिलेबस आ गया जी। ये आ गया आपका पीआरसी 4 का सिलेबस। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग 40 से 60 मार्क्स, एवरेज 50 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 25 से 35 मार्क्स, एवरेज 30 मार्क्स। डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री 15 से 25 मार्क्स, एवरेज 20 मार्क्स।
अब इसके अंदर थोड़ा सा मजीद आप जाएंगे, ड्रिल डाउन करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर, कंप्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन। तो इट मींस दो चैप्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग का और एक फाइनल काउंट का। तो फाइनल काउंट के तो हो जाएंगे 20 मार्क्स। तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में से कितने आने हुए? 10 मार्क्स। ऑन एवरेज अगर मैं लगाऊं 30 मार्क्स पूरे करूं तो। डेप्रीसिएशन और इन्वेंट्री के दो चैप्टर, एक डेप्रीसिएशन का जिसमें और दूसरा एनआरवी का, वो इन्वेंट्री का। तो 10 मार्क्स इन्वेंट्री के, 10 मार्क्स डेप्रीसिएशन के। दो चैप्टर के 10-10 मार्क्स, मीन्स 5-5 तकरीबन एमसीक्यूज ऑन एवरेज अगर मैं लगाऊं तो। बुक कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, एक्रूवल्स, ट्रायल बैलेंस, रिकंसिलिएशन। तो बीआरएस का चैप्टर, एक्रूवल का चैप्टर, बैड एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर, आपका बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का चैप्टर, और लेजर ट्रायल बैलेंस वाला का चैप्टर। मींस कह सकते हैं पहले 4 या 5 चैप्टर स्टडी टेक्स्ट के, और 10वां या 11वां चैप्टर जो बीआरएस का है, वो वाले चैप्टर्स। इन सब में से 40 से 50 मार्क्स आने हैं। तो इसका मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग 10 चैप्टर्स हैं, तकरीबन 10 चैप्टर्स के अंदर से हर चैप्टर्स में से 10 मार्क्स आने हैं अप्रोक्सीमेटली। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपका क्या ख्याल है, नहीं ये चीजें फीड हुई होंगी सॉफ्टवेयर में? आई थिंक सो इससे रिलेटेड अलहदा से एमसीक्यूज फीड हुए होंगे। इसी वजह से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से आपको थ्योरी बहुत ज्यादा लगता है कि जी बहुत ज्यादा आती है। और मार्क्स भी तो देखो 40 से 60 मार्क्स हैं, ये वेरिएशन दिए, कम से कम 40 पूछने हैं। ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकता है जितने भी पूछ ले। तो कम से कम तो इतने पूछेगा, पूछ सकता है। सो दिस इज योर कोर्स ऑफ आईटीए। पहले 4-5 चैप्टर प्लस बीआरएस, आपके तकरीबन 50 मार्क्स। फाइनल काउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 30 मार्क्स। डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्री 20 मार्क्स, 10-10 मार्क्स तमाम चैप्टर्स के तकरीबन ऑन एवरेज। ये बाय लॉ आपका सिलेबस ये कहता है। चलिए, तो ये तो हो गई बात। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं तकरीबन इसी वक्त। मैं मजीद आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के अंदर मजीद बातें करूंगा आपके साथ, और कॉन्सेप्चुअली काम करेंगे। बाकी ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह बाकी बातें करते हैं। ठीक है बच्चों? एनी अदर क्यूरी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।